गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लास्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो टर्म्स जो हम यहाँ मोस्टली रिफ्लेक्शन में यूज करते रहेंगे। तो वहाँ उन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में से कुछ हमारे पास बचती हैं, आज हम उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अपर्चर, कि अपर्चर क्या होता है। अपर्चर, आपको ये पता है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। यहां उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने बताया था और यहां हमने उसका पोल बताया था। इस पॉइंट को हमने नाम दिया था पोल। ये स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है और उस सेंट्रल पॉइंट का हमने नाम दिया था पोल और उसको डिनोट कराया था P से। अगर हम इस सरफेस को, अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर दें और बाहर वाली को रिफ्लेक्टिंग कर दें तो हमारे पास बनेगा कन्वेक्स मिरर। और अगर अंदर वाली सरफेस, मतलब इस C की तरफ वाली सरफेस को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएं और बाहर वाली को पॉलिश कर दें तो वहां जो मिरर बनेगा उसका नाम होगा कॉनकेव मिरर। तो यहां हमें यह चीज नहीं देखनी है कि मिरर कौन सा है, हमें यह देखना है कि अपर्चर क्या है। ये जो स्फेरिकल पार्ट है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे ये कनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, चलो मान लो कि ये कॉनकेव है, इसका मतलब हमने बाहर वाली सरफेस को पॉलिश करा दिया, तो ऑब्वियसली अंदर वाली सरफेस जो बच गई है वहां से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां से ये जो पूरी सरफेस है, ये पूरी स्फेरिकल सरफेस, जो कि जिस पूरी स्फेरिकल सरफेस पर से रिफ्लेक्शन हो सकता है, इसी स्फेरिकल सरफेस का नाम है अपर्चर। सो द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो एरिया जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए प्रेजेंट है, उसी एरिया का नाम होगा अपर्चर। ये जो यहां इसका नाम m दे दीजिए, इसका नाम m डैश दे दीजिए। ये जो m और m डैश के बीच ये जो एरिया, जो पार्ट बन रहा है, इसी पार्ट का नाम है अपर्चर। द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड अपर्चर। ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म। उससे आगे जो इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे उसका नाम है फोकस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। फोकस, फोकस क्या होता है, नाम से ही थोड़ा आप सोचिए। फोकस का मतलब कि एक पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे उस क्वांटिटी की जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम हो। जो प्रेजेंट जो है क्वांटिटी, जिस पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम उस पॉइंट का नाम देंगे फोकस ऑफ दैट क्वांटिटी। यहां हम फोकस किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा लाइट होगी उस पॉइंट का नाम होगा फोकस। सो जो फोकस है, यहां हमारे पास दो मिरर्स हैं, एक है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स। इन दोनों मिरर की खासियत आपको पता है कि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था। तो इन दोनों का बिहेवियर अलग अलग है और इस अलग अलग बिहेवियर के कारण फोकस की डेफिनेशन भी हम अलग अलग देंगे। सो सबसे पहले हम यहां मान लें कि यहां हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ये आप मान लो कि कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर होगा तो यहां कुछ ऐसी कंडीशन होगी, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इस तरफ मान लीजिए आप, और यहां इसके सामने ये पॉइंट P होगा जिसको हमने पोल नाम दिया था, और इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हमने नाम R दिया था।
अब यहां हमने इस तरफ वाली सरफेस को पॉलिश करा दिया तो सीधी सी बात है कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर बन गया है। अगर मैं इस लाइन को इस तरफ एक्सटेंड करा दूं आगे की तरफ, तो ये जो लाइन बनेगी हमारे पास, और इसको अगर मैं इस तरफ भी एक्सटेंड करा दूं, तो ये जो लाइन बनी है जो दोनों तरफ एक्सटेंडेड है, इस लाइन का नाम आपको पता है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन बनी इसका नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम मान लेते हैं कि इस पूरी स्फेरिकल सरफेस पे एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है। बीम ऑफ लाइट का मतलब एक बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं। जो सोर्स है लाइट का, उसमें से एक रे नहीं आ रही, दो रे नहीं आ रही, बहुत सारी रे आ रही हैं। उन सब रे को मिला के हमने एक नया नाम दिया और उसका नाम है बीम ऑफ लाइट। सो एक बीम ऑफ लाइट यहां से आ रहा है, और वो बीम ऑफ लाइट जिसमें नंबर ऑफ रेज हैं, वो सारी की सारी रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, हम ये मान के चलते हैं। तो यहां से जब पैरेलल रेज आएंगी और इस पे जाके इंसिडेंट होंगी, यहां इस तरफ से भी आ रही हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पैरेलल रेज आ रही हैं। आप और भी मान लीजिए, लेकिन हम यहां कुछ ही रेज दिखाएंगे ताकि जो डायग्राम है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ध्यान रखिए, जब भी रिफ्लेक्शन से इमेज बनेगी किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो एक रे से नहीं बनती, दो रे से नहीं बनती, वो नंबर ऑफ रेज से बनती है। लेकिन जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहां सिर्फ एक रे, दो रे या तीन रे की बात करेंगे, बाकी रेज की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम कुछ रेज की ही बात करेंगे। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि कभी भी इमेज दो या तीन रे से नहीं बनती, बहुत सारी रेज से बनती है। जितनी ज्यादा रेज आएंगी उतनी ही ज्यादा ब्राइटनेस होगी इमेज के पास, जितनी कम रेज आएंगी उतनी ही ब्राइटनेस कम होगी। सो यहां से कुछ पैरेलल रेज आ रही हैं। ये पैरेलल रेज यहां आके स्ट्राइक करेंगी तो ये पॉइंट बन गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट से जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ऐसा पॉइंट होगा जहां ये सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट पे जाके मिलेंगी, और उसी पॉइंट का नाम होगा फोकस। अब कहां मिलेंगी वो आप देखिए, इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, तो ये तो इंसिडेंट रे हो गई है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन किस तरफ जाएगी और कितने एंगल पे जाएगी। अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो तो आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट रे थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, तो आप रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इंसिडेंट एंगल का पता होना जरूरी है। अब वो इंसिडेंट एंगल किस किस के बीच होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। आपको इंसिडेंट रे तो पता है, लेकिन आपको नॉर्मल नहीं पता। यहां से नॉर्मल कहां निकालेंगे? यहां आप सर्कल की प्रॉपर्टी जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उसे यूज करना होगा। सर्कल में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि मान लो यहां एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है। जब आप इस सेंटर से इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को मिलाओ, मान लो हमने इस पॉइंट को मिलाया, तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये टेंजेंट का काम करेगा। तो ये जो लाइन थी, ये लाइन इस पॉइंट के लिए नॉर्मल का काम करेगी, क्योंकि यहां इस टेंजेंट जो कि इस पॉइंट का टेंजेंट है और इस लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां ये जो लाइन आएगी सेंटर से और इस सरफेस पे, वो लाइन एज ए नॉर्मल काम करेगी। तो यहां भी हमारे पास एक सरफेस का हिस्सा है,
एक पूरे स्फीयर में से कुछ हिस्सा हमने लिया है, तो यहां भी वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो यहां ये सेंटर था, इस सेंटर से अगर आप इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को मिलाओ तो वो लाइन उस पॉइंट और सी के बीच जो लाइन होगी वो लाइन नॉर्मल का काम करेगी। तो यहां इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप मिला दीजिए, इसके बीच इस लाइन जो इस सेंटर और इस पॉइंट के ऊपर आ रही है, ये जो लाइन है हमारी, यही लाइन नॉर्मल का काम करेगी। ये आपका नॉर्मल है। अब ये एंगल है आई, इसकी कुछ वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी नॉर्मल से, इस पॉइंट से, और आपने यहां ये एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दी। जितना एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच था, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच है। तो आपने रिफ्लेक्टेड रे दिखा दी, और वो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पे कट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे कट करेगी। आप दूसरी रे के लिए देख लीजिए, नीचे की तरफ इस पॉइंट पे आपको फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस सी और इस पॉइंट को मिला दीजिए। वही लाइन जो इन दोनों को मिलाएगी एज ए नॉर्मल काम करेगी, हमने प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से देखा है। तो यहां आप इसको मिला दीजिए, तो ये जो लाइन आई है ये आपके पास नॉर्मल का काम करेगी। यहां एंगल आया आई, इंसिडेंट रे ये थी, नॉर्मल ये है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी और उतने ही एंगल पे होगी जितने पे इंसिडेंट हुई थी। तो यहां ये लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी ऊपर की तरफ, और कहां कट करेगी, इस पॉइंट पे। ये आपकी बन गई है रिफ्लेक्टेड रे। ये दो रे को भी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं, और ये दोनों रे भी आएंगी यहीं, इसको भी आप ऐसे ही दिखा सकते हैं, ये भी आएगी यहीं। अब आप देखिए ये जो चार रेज हमने केवल चार ही मानी, तभी आप देखिए डायग्राम कितना कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। तो इसलिए हम ज्यादा रेज अज्यूम नहीं करते हैं। तो यहां पे ये सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद आप देखिए किस पॉइंट पे मिल रही हैं, ये इस पॉइंट पे मिल रही है, और इस पॉइंट पे जहां ये सारी रेज आके मिलेंगी, इस पॉइंट का ही नाम होगा फोकस। इस पॉइंट का हम नाम देते हैं फोकस। यहां मैंने फोकस लिख दिया है। सो आप देखिए ये ऐसा पॉइंट है जिस पे सारी रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, मिल रही हैं, तो इस पॉइंट का नाम होगा फोकस। लेकिन ध्यान रखिए ये मैं सिर्फ कनकेव मिरर के लिए बता रहा हूं। तो कनकेव मिरर के लिए डेफिनेशन होगी द पॉइंट ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which all incident rays meet after reflection, meet after reflection। वो सारी इंसिडेंट रेस जो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिले, उस पॉइंट का नाम होगा फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल इंसिडेंट रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज फोकस, इज नोन एज फोकस। और इस फोकस को हमने डिनोट कराया एफ से ही, फोकस एफ से शुरू होता है,
तो इस पॉइंट का नाम भी हमने एफ ही रख दिया, और हर जगह ये एफ से ही लिखा मिलेगा आपको। एंड इट इज डिनोटेड बाई एफ। ये था आपका फोकस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, जैसे P और C के बीच जो डिस्टेंस थी यहां से लेकर यहां तक, वो डिस्टेंस थी आपकी R। वैसे ही इस P और F के बीच जो डिस्टेंस होगी, जो पोल और फोकस के बीच डिस्टेंस होगी, उसका नाम होगा फोकल लेंथ। सो and the distance between pole and focus is known as focal length। इस पॉइंट का, इस लेंथ का, इस डिस्टेंस का हम नाम देंगे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम डिनोट कराएंगे स्मॉल एफ से। फोकस एक पॉइंट था और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से डिनोट कराएंगे और उस पॉइंट को हम कैपिटल एफ से डिनोट कराएंगे। ये था हमारा फोकस फॉर कॉनकेव मिरर। अब अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, और यहां पे आप देखिए यहां वो प्रॉपर्टी भी शो हो रही है जिसके बारे में हमने कहा था कि कॉनकेव मिरर एक कॉन्वर्जिंग मिरर है। आप देख लीजिए यहां कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कर रहा है सब लाइट रेज को, रिफ्लेक्शन के बाद सबको क्या करा दिया, एक पॉइंट पे मिला दिया है। इसका मतलब ये कन्वर्जिंग मिरर है। और ध्यान रखना यहां जो एरो मैं लगा रहा हूं वो एरो आपको भी यूज करनी है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां रखती है। एरो ही बताएगी कि यहां से ये इंसिडेंट रे थी तो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, इसलिए एरो आपको जरूर लगानी है। कम से कम एक एरो इंसिडेंट रे के लिए और एक रिफ्लेक्टेड रे के लिए, दो एरो का तो आपको जरूर यूज करना है। अब सेकंड जो मिरर है हमारा उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। मान लीजिए कि यहां आपने एक कॉन्वेक्स मिरर रखा, जहां इस तरफ इसका ऑप्टिकल या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है, और यहां मान लो आप थोड़ा सा, और यहां जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है पोल, और यहां से इस पोल और इस सी को जो लाइन मिलाएगी उसका नाम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर यही लाइन इस तरफ और आगे की तरफ बढ़ जाए और यहां भी ये लाइन इस तरफ आगे की तरफ बढ़ जाए तो इस लाइन का नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इस लाइन का नाम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आप स्केल से करेंगे तो अच्छे से ड्रॉ हो पाएगी। ये जो लाइन बनी ये लाइन है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अभी से भी हम ये कोई श्योर नहीं कह सकते कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही है। अब इसका रीजन ये है क्योंकि अभी से हमने किसी भी सरफेस को पॉलिश नहीं कराया है। अगर मैं इस सरफेस को पॉलिश करा दूं, इस वाली को, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आई, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी तो हम उस मिरर का नाम कॉनकेव देंगे। इसीलिए आपको यह भी दिखाना जरूरी है कि पॉलिश किस तरफ से कर रखी है। अगर पॉलिश हम इस तरफ से करेंगे तो ही
हम कह पाएंगे कि ये जो मिरर है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, इसलिए अब ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर बन गया है। इस कॉन्वेक्स मिरर में भी हम ये मान के चलते हैं कि यहां पैरेलल रेज आ रही हैं, और वो पैरेलल रेज या बीम ऑफ लाइट आ रहा है, और उस बीम ऑफ लाइट में जितनी भी रेज हैं वो सब रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो वो पैरेलल रेज जब यहां आएंगी तो इस पे इंसिडेंट करेंगी, तो ये इंसिडेंट रेज हो गई है। अब ये इंसिडेंट रेज यहां इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट भी होंगी, क्योंकि ये मिरर रिफ्लेक्ट कराएगा, लेकिन रिफ्लेक्ट किस तरफ कराएगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहां फिर से हमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल पता हो तो हम रिफ्लेक्टेड एंगल जान पाएंगे, और फिर रिफ्लेक्टेड रे भी हम निकाल पाएंगे किस तरफ रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो यहां फिर से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और फिर से अगर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट को मैं इस सी से मिलाऊं तो वो लाइन नॉर्मल का काम करेगी। यहां मैंने बताया था कि यहां 90 डिग्री का एंगल, और वो लाइन नॉर्मल कहलाती है, या हम उसको परपेंडिकुलर भी कह देते हैं मैथमेटिक्स में। यहां हम परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं नाम उसका, नॉर्मल ही रखते हैं। सो फिर से हम इस पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को इस सी से मिलाते हैं, और जब हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से मिला देंगे तो ये जो लाइन आई है आपके पास, ये डैशेज लाइन, ये लाइन नॉर्मल का काम करेगी। अब आपको नॉर्मल पता है, इंसिडेंट रे पता है, तो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल भी पता होगा। जितना एंगल ये है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे होगी नॉर्मल से। तो अब यहां नीचे की तरफ नहीं आ सकती हैं, क्योंकि नॉर्मल तो ऊपर है, तो ये लाइट रे भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे कुछ इस तरह से जाएगी, ये लाइट रे ऊपर की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ नहीं जाएंगी। ये हमारे पास आ गई है रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल बना रिफ्लेक्टेड एंगल। सिमिलरली इसके लिए भी कुछ ऐसी ही कंडीशन होगी, इसको भी आप नॉर्मल से मिला दीजिए, और जब आप नॉर्मल से सेंटर से मिलाएंगे तो जो लाइन इस पॉइंट और सेंटर को मिलाएगी वो लाइन नॉर्मल का काम करेगी। तो फिर से ये डैशेज लाइन नॉर्मल है, और इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल आया कुछ भी आई मान लीजिए, तो इतने ही एंगल पे आप लाइट को रिफ्लेक्ट करा दीजिए, तो लाइट आएगी कुछ इस तरह से, और ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों में से कोई भी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रही है। तो यहां आप इनको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करा दें, यहां, और अगर मैं इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करा दूं, तो अब देखिए, अब एक्सटेंड कराने के बाद बिहाइंड द मिरर ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं, और ये सब भी इस पॉइंट पे आके मिलेंगी। तो अब की बार ये जो पॉइंट बना आपका, ये पॉइंट फोकस कहलाएगा। इस पॉइंट का हम नाम देंगे फोकस, लेकिन यहां डेफिनेशन अलग होगी, क्योंकि यहां आप देखिए, यहां सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, और यहां पे सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो रही है। देखिए, ये यहां चली गई, ये यहां चली गई, ये भी यहां जाएगी और ये भी यहां जाएगी।
आपस में एक्चुअल में ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये डाइवर्ज कर रही है, दोनों एक दूसरे से, सब एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसी कारण से हमने इस कॉन्वेक्स मिरर का नाम दिया था डाइवर्जिंग मिरर। सो अब जो फोकस हमारे पास बना, इस फोकस से आप देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि इस फोकस से ये सारी लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद। यहां रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही थी, और यहां रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है जैसे डाइवर्ज हो रही हो। तो यहां इसके लिए जो डेफिनेशन आएगी वो डेफिनेशन हम लिखेंगे द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, the point on principal axis from where light rays appears to diverge after रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही हूं आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल और नोन एज फोकस। इस पॉइंट का हम नाम देंगे फोकस। सो यहां इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए जो फोकस की डेफिनेशन है वो अलग अलग है, लेकिन यहां ये ध्यान रखना कि इस फोकस और पोल के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस को हमने यहां फोकल लेंथ दिया था नाम, और डिनोट कराया था एफ से। यहां भी पोल और फोकस के बीच जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ बनेगी, और हम उसको नाम देंगे और उसको डिनोट कराएंगे स्मॉल एफ से। ये है आपका फोकल लेंथ, जिसको हमने स्मॉल एफ से डिनोट कराया। सो अब इसमें यह चीज आप ध्यान रखिए कि यहां पे जो P और C के बीच जो डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस का नाम था रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो P और F के बीच जो डिस्टेंस है उसका नाम है फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जो डिस्टेंस थी हमने उसको डिनोट कराया था कैपिटल R से, और P और F के बीच जो डिस्टेंस है उसको हमने डिनोट कराया स्मॉल f से। एक और इसमें बात आप ध्यान रखिए कि यहां पे ये जो डिस्टेंस हम मान रहे हैं, डिस्टेंस आप हमेशा ध्यान रखिए कि दो पॉइंट्स के बीच होगी। अगर मैं ये कहूं कि डिस्टेंस कितनी है तो जाहिर सी बात है कि मैं दो पॉइंट्स या कहीं भी दो चीजों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा हूं। यहां भी अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं या लेंथ की बात करते हैं तो वो लेंथ भी दो पॉइंट के बीच की होगी। यहां जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच यहां भी होगी। उन दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट हर कंडीशन में हमारे पास पोल होगा। मतलब आप जब दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस मेजर करेंगे तो एक पॉइंट यहां कंपलसरी है कि वो पोल बनेगा। एक पॉइंट पोल है, दूसरा पॉइंट आप कहीं भी दूसरा ले लीजिए, तो यहां दो पॉइंट में से एक हमारे पास हमेशा फिक्स रहेगा और उस पॉइंट का नाम है पोल। कहने का मतलब जो भी डिस्टेंस आप यहां मेजर करेंगे वो डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे। चाहे आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर किया हो तो वो भी पोल से मेजर किया था और सी के बीच, चाहे आपने फोकल लेंथ मेजर की हो तो वो भी पोल से और एफ के बीच। यहां दोनों डिस्टेंसेस में आप देखिए पी आपका कॉमन रहा है, एफ और सी बदलते रहे, तो यहां दो पॉइंट में से एक पॉइंट हमेशा फिक्स रहा दोनों डिस्टेंसेस में, वो पॉइंट था पोल। तो इस P से एवरी डिस्टेंस और
वी विल मेजर, इसे ध्यान रखिए आप लोग, वी विल मेजर ईच डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P, या कह सकते हैं पोल। हम हर डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे। यह था आपका फोकस। अब डिस्टेंस आप मेजर करेंगे पोल से, तो आप यहां देखिए, यहां जो डिस्टेंस हमने इस कंडीशन में मेजर की थी P और F के बीच, यहां भी फोकल लेंथ था, और P और C के बीच मेजर करी, यहां ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ध्यान रखिए कि यहां फोकस है पोल से लेफ्ट हैंड साइड में, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस है राइट हैंड साइड में। तो जो फोकल लेंथ आएगी, क्या वो सेम आएगी या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका चेंज होने के कारण? क्योंकि ये यहां इस तरफ राइट हैंड साइड और इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां जो फर्क आएगा वो फर्क हम देखते हैं, और वो फर्क हम देखेंगे फ्रॉम साइन कन्वेंशन। भाई जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसके लिए साइन तो यूज कर सकते हैं ना। जैसे आप स्केल आपने देखा होगा, इस पे ये 0, इस तरफ 1 2 3, -1 -2 -3, उसी तरह से यहां भी हम यहां जो डिस्टेंसेस लेंगे उसमें प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी। तो ये साइन जो होंगे कि कहां प्लस लगेगा कहां माइनस लगेगा वो हमें देखना है। सो वो जो साइन कन्वेंशन होगा वो आप देखिए। मान लो कि यहां आपके पास एक मिरर है और यहां ये आपके पास पोल हो गया है, और इस पोल से जो लाइन पास होगी, यहां मान लो जो लाइन इस पोल से पास होगी और दोनों तरफ एक्सटेंडेड होगी, उस लाइन का नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट पोल है। अब ध्यान रखो कि हर डिस्टेंस पोल से मेजर होती है। हम यहां कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कॉनकेव भी ले सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं, क्योंकि पोल हमेशा यहीं प्रेजेंट मिलेगा। पोल हमेशा इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आप इस तरफ मेजर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो डिस्टेंस होंगी नेगेटिव में, और जो डिस्टेंसेस आप राइट हैंड साइड में मेजर करेंगे वो होंगी पॉजिटिव। और इस पोल से जो डिस्टेंसेस अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो होगी पॉजिटिव, लेकिन जो डाउनवर्ड में करेंगे वो होगी नेगेटिव। अभी एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे, बस अभी आप ये देख लीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। आप वापस चलिए और इस कॉनकेव मिरर पे देखिए, जो दूसरा पॉइंट था, एक तो पॉइंट पोल है ही, वो तो फिक्स है, दूसरा पॉइंट आप फोकस मान लीजिए फर्स्ट टाइम के लिए। तो यहां जो डिस्टेंस मेजर हुई पोल और फोकस के बीच, क्या ये डिस्टेंस पोल से राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है? ये डिस्टेंस आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड हो तो हमने यहां कहा था कि अगर हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ जो डिस्टेंस होगी उसको हम नेगेटिव नाम देंगे। तो यहां जो फोकल लेंथ है पोल और फोकस के बीच, वो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए माइनस में आएगी, नेगेटिव एफ आएगी, ये ध्यान रखना। सो यहां जो आएगी वो फोकल लेंथ आएगी फॉर कॉनकेव मिरर एफ इज नेगेटिव। ये फोकस हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है कॉनकेव मिरर के केस में। लेकिन अगर यही बात हम कॉन्वेक्स के केस में करें तो इसमें आप देखिए पोल तो यहां है और इस पोल से फोकस राइट हैंड साइड में है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी राइट हैंड साइड में है, और अगर राइट हैंड साइड में हो तो डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव। तो यहां जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो पॉजिटिव होगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर
फोकल लेंथ इज और एफ इज पॉजिटिव। ये डिफरेंस है इन दोनों में, इसलिए हम यहां साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं। अब दोबारा से आ जाइए, अगर हम इस P और C के बीच जो डिस्टेंस मेजर करें जिसका नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये डिस्टेंस फिर से दोबारा लेफ्ट हैंड साइड में है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड। और जब हम पोल से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमेशा माइनस में आएगा। तो यहां जो R की वैल्यू होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर PC, वो भी नेगेटिव होगा। जैसे यहां PC नेगेटिव है और PF भी, पोल और फोकस के बीच डिस्टेंस F, वो भी आपका नेगेटिव होगा। यह है आपका कॉनकेव मिरर के केस में। अब कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर आते हैं वापस। इसमें फिर से आप देखिए, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों, ये जो डिस्टेंस हैं, ये डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड है। पोल से इस तरफ जा रहे हैं, तो ये राइट हैंड साइड हो गया है हमारा। और अगर राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव आएगी। तो यहां पे फोकल लेंथ भी पॉजिटिव थी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, R इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका पॉजिटिव आएगी। ये था आपका साइन कन्वेंशन, जो आपका ये अपवर्ड और डाउनवर्ड की कंडीशन में है। इसमें जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो उसमें जानेंगे कि ये क्या है, कहां हम प्लस लेंगे और कहां हम माइनस लेंगे। अब जो ये F और R आया है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी है? इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन वैसे तो उसका जो डेरिवेशन है वो आप +2 क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहां हम यूज करेंगे उसका, तो हम उसको डायरेक्ट में उसको लिख रहा हूं और उसको ध्यान रखिए। सो द रिलेशन बिटवीन F एंड R, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ध्यान रखना इस चीज का। वो दोनों में रिलेशन ये है कि F इक्वल्स टू R बाई 2, F इक्वल्स टू R बाई 2। कहने का मतलब, जो आपकी फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होगी। मान लो अगर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 मीटर, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 मीटर, इफ R इक्वल्स टू 10 मीटर, तो यहां पे जो आपका या 10 सेंटीमीटर, वो आप मान लीजिए, वो तो देखा जाएगा कि मिरर का साइज कितना है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ आएगी आपकी आधी, R बाई 2 बन गई है 5 सेंटीमीटर। अगर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, इफ F इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो आपका, अगर आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आएगा 20/2, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होगी। अगर 100 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ आपकी उससे आधी आएगी। आधी का मतलब है 50 सेंटीमीटर। और अगर फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आएगी 25 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ आएगी 12.5 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 12.5 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी आएगी वो आपको खुद कैलकुलेट करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको फेयर नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहिए और घर पे बैठ के पढ़ते रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए। सो थैंक यू।